हेलो बच्चों, सभी बच्चों को वेरी गुड मॉर्निंग। देखो बच्चों, हम जो बात कर रहे हैं कल की क्लास में आप लोगों को बताया कि सेमेस्टर थर्ड में बेसिक कि भाई किस तरह का पैटर्न रहेगा, पेपर कैसा होता है। दूसरी बात मैंने ये बताया आपको कौन सी बुक चल। आज हम इसका फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम स्टार्ट करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। सेमेस्टर थर्ड की बात कर रहा हूँ तो ध्यान से सुनेंगे आप लोग और समझेंगे। देखो, अवकल समीकरण ऐसा टॉपिक है जो आप लोग ट्वेल्थ में भी पढ़ के आते हो, उसमें एक ही चैप्टर पढ़ते हो आप। नवा जो चैप्टर है वो अवकल समीकरण का है, डिफरेंशियल इक्वेशन का है। बहुत ही शानदार है, यहाँ भी बहुत इंटरेस्टिंग है, समझने लायक है। देखिए आप लोग ध्यान दें, यहाँ पर x प्लस वाई मैंने कोई इक्वेशन ली आपके सामने। मुझे एक बात बताओ, इस x के अंदर मैंने x की वैल्यू इसके अंदर पुट की, तो बताओ x बराबर 2 मैंने इसमें रखा तो y बराबर 3 इसकी इच्छा से आया क्या? आया क्या? नहीं आया ना। जैसे जैसे x का मान बदला वैसे वैसे y का मान अपने आप बदला। इसका मतलब जो y है वो किस पर डिपेंड आ रहा है? x पर डिपेंड आ रहा है, x पर डिपेंड है। इसका मतलब x आपका स्वतंत्र हो गया तो y क्या हो गया? डिपेंडेंट हो गया। यदि ऐसे ही y को पुट करे तो x डिपेंडेंट हो जाएगा। तो जो चर है वो दो तरह के आपको पता है, एक तो स्वतंत्र चर, एक परतंत्र चर, एक डिपेंडेंट वेरिएबल और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एक और आपने देखा होगा, याद करें, एक और चीज देखी होगी आप लोगों ने। वो क्या देखी है? ध्यान से सुने। वो देखी होगी डी बाय, जैसे x के रेस्पेक्ट में है तो डी बाय डी एक्स देखा होगा, अवकल गुणांक। तो जो अवकल समीकरण होती है ना, उसमें एक तो स्वतंत्र चर होता है, एक आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, अवकल गुणांक है। इन सब के बीच में जो इक्वेशन होती है वो क्या कहलाती है? आपकी अवकल समीकरण कहलाती है। ये आपने ट्वेल्थ में भी देखा होगा। आज हम बात करते हैं अवकल समीकरण की। तो सबसे पहले तो बच्चों हेडिंग बना लीजिए, डिफरेंशियल इक्वेशन अवकल समीकरण बनाइए। पूरा समझ में आएगा, बिल्कुल क्लियर। लेकिन बस आपको बुक लेना है और जो पढ़ाया जाए उसके क्वेश्चन आपको करने हैं, तो आप लोगों को अपने आप प्रैक्टिस में आ जाएगा। यूनिट का सिलेबस के अकॉर्डिंग यूनिट पढ़ाई जाएगी, इसलिए टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल। हाँ जी भाई। बच्चों नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर अवकल समीकरण किसे कहते हैं। देखिए बच्चों, सेकेंड हेडिंग बना लीजिए अवकल समीकरण और उसमें लिखिए, लिखो बच्चों, एक समीकरण जो परिभाषा जरूर लिखना है आप लोगों को, क्योंकि कारण क्या है कि एग्जाम में जो फर्स्ट सेक्शन आता है आपका, फर्स्ट पार्ट मतलब पार्ट ए जो आता है, उसके अंदर 1 से लेकर के 10 तक के जो सवाल है, क्वेश्चंस है, वो संपूर्ण पाठ्यक्रम में से आता है और 2-2 नंबर के सवाल आते हैं। तो वो सीधा सीधा आपको डेफिनेशन पूछ लेगा, तो फिर आपको दिक्कत आती है। तो इस पर थोड़ा फोकस करेंगे आप लोग। हेडिंग बना लीजिए और लिखें, एक समीकरण जो स्वतंत्र चर अथवा चरों, स्वतंत्र चर अथवा चरों, कॉमा आश्रित चर तो डिपेंडेंट भी बोल सकते हैं अपन, आश्रित चर तथा आश्रित चर के अर्थात परतंत्र चर के अवकल गुणांक के बीच, परतंत्र चर के अवकल गुणांक के बीच संबंधित समीकरण अवकल समीकरण कहलाती है। ये बात मैंने आप लोगों के सामने बोली है। देखो बच्चों, डी बाय डी एक्स आपके सामने इक्वेशन है, x प्लस वाई माइनस 1, एक्स प्लस वाई प्लस 1। ये क्या है? एक अवकल समीकरण। ये भी एक अवकल समीकरण है। आपने ये तो देखा होगा, थोड़ा याद करो, ये कौन सी प्रमेय होती थी? देखा है ना, सेकंड सेमेस्टर में देखा होगा आपने। वहां पर जब ऑयलर थ्योरम पढ़ी थी, जब आपने पढ़ा था क्या, समघात फलन के लिए पढ़ा था ना, पार्शियल डिफरेंशियल में ही। तो ये और ये आपने थोड़ा थोड़ा वहां देखा था, और मैंने बताया भी था कि ये डेल किसको बताएगा? ये आंशिक अवकलन को। और ये किसको बता रहा है? साधारण अवकलन को। तो इसका मतलब अवकल समीकरण भी दो प्रकार की होती है भाई। ये तो अवकल समीकरण में तो सब आ गए। अब मैं बात करूं अवकल समीकरण टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन,
तो अगली हेडिंग बनाएंगे बच्चों अवकल समीकरण के प्रकार। बनाओ भाई, थोड़ा धीरे चलते हैं, जल्दबाजी नहीं करते बोलने में क्योंकि दिक्कत आएगी फिर लिखने में आप लोगों को। बनाइए, बना लिया। अब उसमें सबसे पहले हेडिंग डालें आप लोग साधारण अवकल समीकरण। भाई दो प्रकार की होती है। पहला प्रकार आपका क्या है? साधारण अवकल समीकरण, इंग्लिश में बोले तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। चलते हैं अपन उस पर। देखिए टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे पहले आप लिखोगे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको क्या बोलेंगे हम? साधारण अवकल समीकरण की परिभाषा लिखेंगे आप लोग। लिखिए फटाफट, लिखिए। जब किसी अवकल समीकरण में अवकल गुणांक के जब किसी अवकल समीकरण में अवकल गुणांक के केवल एक ही स्वतंत्र चर के सापेक्ष हो तो अवकल गुणांक के केवल एक ही स्वतंत्र चर के सापेक्ष हो तो साधारण अवकल समीकरण कहलाती है। एक ही स्वतंत्र चर के सापेक्ष हो तो साधारण अवकल समीकरण कहलाती है। हेडिंग बना लीजिए आप लोग और लिख लीजिए। दोबारा बोल रहा हूं, सुन लो। जब किसी अवकल समीकरण में अवकल गुणांक केवल एक ही स्वतंत्र चर के सापेक्ष हो तो साधारण अवकल समीकरण कहलाती है। अब एक बात बताओ तुम लोग, y में परिवर्तन हो रहा है किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष। तो x क्या हो गया आपका? स्वतंत्र हो गया ना, और y किस पर डिपेंड हो गया? x पर। अब एक बात बताओ, पूरी समीकरण के अंदर आप बताइए किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल हो रहा है? x के सापेक्ष। यही तो लिखा है मैंने, पढ़ो। एक स्वतंत्र चर के सापेक्ष, एक ही आपका क्या, तो एक ही स्वतंत्र चर के सापेक्ष क्या है? आपका अवकल गुणांक। देख लीजिए आप लोग, क्लियर है बिल्कुल? x के सापेक्ष है तो पूरी समीकरण में x के सापेक्ष ही है, समझ रहे हो? अब जबकि अभी पिछली इक्वेशन में आपने देखा होगा ये x के सापेक्ष भी है और y के सापेक्ष भी है। एक से ज्यादा स्वतंत्र चर के सापेक्ष हो तो वो कौन सा बन जाता है फिर? वो आपका वो बन जाता है बच्चों पार्शियल बन जाता है। तो साधारण अवकल समीकरण की परिभाषा के बारे में वापस चलते हैं हम। साधारण अवकल समीकरण की परिभाषा क्या लिखी थी? सुनिए ध्यान से। जब किसी अवकल समीकरण में अवकल गुणांक केवल एक ही स्वतंत्र चर के सापेक्ष हो, कौन सी अवकल समीकरण कहलाती है? साधारण अवकल समीकरण कहलाती है। तो बच्चों एक छोटा सा एग्जाम्पल आप लिख लीजिए। यहाँ हम क्या बात कर रहे हैं? साधारण अवकल समीकरण की बात कर रहे हैं। लिख लो एग्जाम्पल नोट करो। कर लिया? अगला लिखें। देखिए बच्चों, आंशिक अवकल समीकरण पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। हेडिंग बना लीजिए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। जब किसी अवकल समीकरण में एक से अधिक स्वतंत्र चर तथा आंशिक अवकल गुणांक इनमें से किसी के भी सापेक्ष आते हो। दोबारा सुन लीजिए। जब किसी अवकल समीकरण में एक से अधिक स्वतंत्र चर हो तथा आंशिक अवकल गुणांक इनमें से किसी के भी सापेक्ष आते हो, आंशिक अवकल समीकरण कहलाती है।
क्लियर है? आंशिक अवकल समीकरण कहलाती है। अब देखते हैं यहां पर हम एग्जाम्पल इसका लिख लो, यही जनरल याद रहेगा। x डेल एफ बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ बाई डेल वाई इक्वल टू एन एफ। आप खुद देख लीजिए x और y के सापेक्ष है, जबकि इसमें केवल x के सापेक्ष है, मतलब एक ही स्वतंत्र चर के सापेक्ष। लिख लो छोटा सा एग्जाम्पल। देखो बच्चों, ऐसे सिलेबस में नहीं है आपके कि डिफरेंशियल इक्वेशन की कोटि ज्ञात करना और घात ज्ञात करना, ऑर्डर एंड डिग्री। लेकिन जब तक ऑर्डर एंड डिग्री नहीं पढ़ते अपन, तो आगे जब हम पढ़ेंगे, जैसे nth ऑर्डर की बात करेंगे, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की बात, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करेंगे, ये सारी चीजें कब पता चलेगी? जब ऑर्डर ही नहीं पता निकालना आपको, तो फिर दिक्कत आती है। तो ये छोटा सा कंसेप्ट अपन ले रहे हैं, सिलेबस के अंदर नहीं है लेकिन इनडायरेक्ट तौर पर यूज होता है। तो देखिए बच्चों और समझ, बेसिक तौर पे देखिए बच्चों, हेडिंग बनाओ, अवकल समीकरण की कोटि। हेडिंग बना लो, अवकल समीकरण की कोटि। अवकल समीकरण की कोटि, इसे बोलेंगे हम ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या बोलेंगे? ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। लिखिए, ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। पहले तो परिभाषा लिखोगे आप लोग, तो लिखो किसी भी अवकल समीकरण में, किसी भी अवकल समीकरण में उच्चतम अवकलज, उच्चतम अवकलज, उच्चतम अवकलज की कोटि को ही उस अवकल समीकरण की कोटि कहते हैं। किसी भी अवकल समीकरण में उच्चतम अवकलज की कोटि को ही उस अवकल समीकरण की कोटि कहते हैं। बात समझ में आ रही है? कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी और उस डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे ज्यादा बार जो डेरिवेटिव हो रहा है जिस पद का, जैसे मान लो किसी का 4 बार डेरिवेटिव हो रहा है, अवकलन हो रहा है, तो जो उस पूरी इक्वेशन में सबसे ज्यादा बार जो हो रहा है उसकी जो कोटि है वही उस अवकल समीकरण की क्या होगी? कोटि होगी। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूं आप लोगों के सामने, ये लीजिए एग्जांपल लिया मैंने, 1 प्लस डी बाबा डी एक्स का होल स्क्वायर का क्यूब बराबर d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर की पावर 2। ये आपके पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है, अवकल समीकरण है। सबसे पहली बात तो इस पूरे अवकल समीकरण में ये देखो कि सबसे ज्यादा बार किस पद का अवकलन हो रहा है, ये नोट करो। पहले तो दिमाग ये लगाओ कि किसका हो रहा है। तो देखो इन दोनों में ये तो एक बार अवकलन हो रहा है, एक बार डिफरेंशियल हो रहा है, लेकिन यहां पर कितनी बार हो रहा है? 2 बार। तो ये क्या हो गया? पूरी इक्वेशन में सबसे ज्यादा बार डेरिवेटिव वाला पद हो गया। कितनी बार हो रहा है? 2 बार। तो जो इसकी कोटि है वो ही इस अवकल समीकरण की क्या कहलाएगी? कोटि कहलाएगी। तो ऑर्डर, ऑर्डर बराबर कितना आ गया? 2। बोलो भाई, बात समझ में आई है मेरी? कि कोई भी अवकल समीकरण होगा और उस अवकल समीकरण में जो उच्चतम अवकलज की जो कोटि होगी वही अवकल समीकरण की क्या कहलाएगी? आपकी कोटि कहलाएगी, अर्थात ऑर्डर कहलाएगा। क्लियर है यहां तक? तो आप एक काम करो, एक छोटा सा एग्जांपल लिख लो और इसका ऑर्डर लिख लीजिए, ठीक है? क्योंकि क्या होता है, ये हमें काम देगा, हमें पता ही नहीं होगा कि मैं बोलूंगा nth ऑर्डर की तो डिफरेंशियल इक्वेशन, तो आपको पता तो होना कि भाई इसमें क्यों बोला मैंने ये चीज, उसकी कोटि आपको पता होनी चाहिए। ठीक है भाई? लिख लिया। अब कोटि के बाद क्या आता है?
डिग्री। तो अवकल समीकरण की घात। तो अगला मतलब अगला पॉइंट देखो, अवकल समीकरण की घात डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन, अवकल समीकरण की घात। क्या होती है अवकल समीकरण की घात, इसके बारे में हम बात करेंगे यहां पर। तो बच्चों लिखें पहले तो परिभाषा। नोट्स बनाने हैं प्रॉपर तरीके से, कहीं कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं, क्वेश्चन पूरे क्वेश्चन सोल्व करेंगे जिससे आप लोगों को दिक्कत नहीं आए। चले में थोड़ा सही हो रहा है। देखिए किसी अवकल समीकरण में किसी अवकल समीकरण में किसी अवकल समीकरण में उच्चतम अवकलज की कोटि को ही उच्चतम अवकलज की घात को, कि हम क्या करेंगे यहां पर घात ज्ञात कर रहे हैं, उच्चतम अवकलज की घात को ही उस अवकल समीकरण की घात कहते हैं। कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है और उसका जो हाईएस्ट पावर है, उच्चतम जो अवकलज है, उसी की पावर को हम क्या बोलते हैं, आपका उस डिफरेंशियल इक्वेशन की क्या बोलेंगे, हम घात बोलेंगे, अर्थात ऑर्डर, वो डिग्री बोलेंगे। बात समझ में आ रही है कि डिग्री कैसे होती है। अब इसकी यहीं पर निकाल लो इस एग्जांपल में कि इसकी डिग्री क्या होगी। मुझे एक बात बताओ, इसमें 3 है, यहाँ पे पावर बढ़ जाएगी, लेकिन हम इसकी नहीं देखेंगे। परिभाषा क्या कहती है, किसी भी अवकल समीकरण में उच्चतम अवकलज। तो सबसे पहले तो वो पद देखो जिसका सबसे ज्यादा बार अवकलन हो रहा है। किस पद का हो रहा है ज्यादा बार अवकलन, पद का हो रहा है, बताओ इसकी पावर कितनी है, 2। तो जो उच्चतम अवकलज होता है उसी की जो पावर होती है वही क्या कहलाएगी, आपकी घात कहलाएगी। क्या कहलाएगी, घात। कितनी हो गई इसकी भी, बताओ। कोटि और घात की परिभाषा समझ में आई? नोट कर लीजिए, कोटि और घात की डेफिनेशन आपको समझ में आ जानी चाहिए। सबके पास बुक नहीं होनी चाहिए, बुक नहीं खरीदी है तो बुक खरीदें। बच्चों ये पेपर ऐसा है, बुक के बगैर नहीं चल सकता, तो इसलिए बुक खरीदिए। अब हम कुछ क्वेश्चनों की कोटि और घात ज्ञात करेंगे। कैसे हम ज्ञात करेंगे, देखिए बच्चों। जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिया यहां पर, एग्जांपल ले लेता हूं मैं। आपको केवल प्रैक्टिस के लिए करना है, ध्यान रखना। x dx बराबर साइन x। अब आप खुद देखिए इस अवकल समीकरण के अंदर सबसे ज्यादा बार कितनी बार डेरिवेटिव हो रहा है, 2 बार हो रहा है। तो बताओ इसकी कोटि कितनी हो गई, इसकी कोटि अर्थात ऑर्डर कितना हो गया, 2। अब इसी की पावर देखनी है तो कितना है, 1। तो इसकी डिग्री कितनी हो गई, 1। पहले तो ये बात बता दीजिए, मेरी बात ये क्लियर हुई कि नहीं हुई, कि ऑर्डर इसका कितना है और डिग्री इसकी कितनी है। क्लियर है बिल्कुल। तो इसका ऑर्डर तो 2 हो गया और डिग्री 1 हो गई। मैं एक और लेता हूं आप लोगों के सामने क्वेश्चन। सिंपल से क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 5 डी बाबा डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0। की कोटि की बात करें तो क्या रहेगी, बताओ कितनी बार डेरिवेटिव है, 2 बार। तो बताओ ऑर्डर कितना होगा, 2। और डिग्री कितनी होगी इसकी, 1। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का तो 1 ही है। बताओ भाई, समझ में आ गई बात।
कि कोटि कितनी होती है और मतलब कोटि कैसे देखते हैं और घात कैसे देखते हैं। अब कुछ इसमें दिक्कतें हैं, आपको भी पता है कि दिक्कत तो हर जगह मिलेगी। एक बात अपने सामने है, पहला तो पॉइंट है कि यदि मान लो उस अवकल किसी अवकल समीकरण के अंदर पूरी अवकल समीकरण में प्रत्येक पद में अवकल गुणांक की जो कोटि है ना, मतलब की इसकी जो पूरी अवकल समीकरण की जो कोटि है प्रत्येक पद की, जैसे ए की बात डी वाई बाई डी एक्स है तो डी वाई बाई डी एक्स ही है। अब यदि अवकल समीकरण की कोटि समान है प्रत्येक पद में, तो फिर आप बताइए मेरे को कि हम किसको देखेंगे, घात कैसे निकालेंगे। तो हमेशा याद रखें कि जब किसी अवकल समीकरण की कोटि समान हो जाए तो हम उच्चतम घात वाले पद को देखते हैं। समझ रहे हो मेरी बात को? देखो कैसे। बोलिए, की बात है। इसको हम क्या कर देते हैं, ऐसा लिख देते हैं y डी बाई डी एक्स, एक्स डी बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस के 4। बताइए अब कोटि किसकी देखें भाइयों, अवकल समीकरण के हिसाब से देखें तो दोनों की समान है कोटि। तो हमेशा याद रखो जब कोटि समान है तो हम ये देखते हैं कि उस किसकी घात ज्यादा है, उसी पद को हम लेंगे। तो बताओ इसकी तो पावर 1 है और इसकी पावर 2 है, तो किसको लेंगे हम, जिसकी पावर 2 होगी। तो बताओ मेरे को यहाँ पर ऑर्डर कितना हो गया, ऑर्डर हो गया 1 और डिग्री कितनी हो गई, तो 2। बताइए ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? क्लियर है? तो आप नोट डाल के लिख लो, थोड़ा सा ध्यान रहेगा आपको, लिख लो। देखो यदि किसी अवकल समीकरण में 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 कोटि समान हो तो उच्चतम घात वाले पद को देते हैं। ऐसे एक जनरल समझने के लिए लिख लो आप, तो बस क्या आपको पता रहे सिंपल सा कि जैसे डी बाई डी एक्स इधर है, डी बाई डी एक्स इधर है, किसे लें, जिसकी पावर ज्यादा है उसे लेंगे। नोट जो होते हैं वो ध्यान रखना सीधी सा जो आप समझ पाते हो उस लैंग्वेज में होते हैं, जिससे आपको दिक्कत नहीं आए क्वेश्चन, ताकि और कुछ नहीं होता कहीं उसमें शुद्ध हिंदी लगाने लग जाओ, नहीं है। हाँ भाई यहाँ तक क्लियर है। एक और बात मैं आप लोगों को बताता हूँ, एक टाइप और लेता हूं मैं क्वेश्चन की। d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 5 डी बाई डी एक्स प्लस इंटीग्रल y डी एक्स बराबर एक्स क्यूब। देखो आप लोग इस अवकल समीकरण को देखिए ढंग से। दिख रही है आप लोगों को? बताओ। याद रखें जब आपका इंटीग्रल का साइन आपको दिख रहा है तो पहले इसे हटा, समाकलन के चिन्ह को हटाना होगा। तो क्या करो आप, समाकलन के चिन्ह को हटाने के लिए क्या कर दो, अवकलन कर दो, क्योंकि आपको अच्छे से पता है समाकलन का दूसरा नाम प्रति अवकलज भी होता है। ठीक है, तो देखिए हमने क्या कर दिया, डिफरेंशियल कर दिया विथ रेस्पेक्ट टू क्या कर दिया, एक्स, एंड वी गेट बच्चों प्रत्येक पद का किया तो डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब, फिर 5 का दोबारा किया तो d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, फिर प्लस का चिन्ह, देखो ये हट गया इंटीग्रल dx तो y रह गया, इसका हो गया 3x स्क्वायर। मुझे एक बात बताओ, ये चीज समझ में आई कि नहीं आई, बता दीजिए। क्योंकि समाकलन का चिन्ह हट गया अवकलन करते ही। अब हम कोटि और घात देखेंगे, तो यदि समाकलन का चिन्ह है तो पहले हम उसे हटाएंगे और उसके बाद कोटि और घात देंगे। बताओ अब कितनी कोटि और कितनी घात है,
सबसे ज्यादा बार अवकलन किस पद का हो रहा है? इसका। कितनी बार हो रहा है बताओ? इसका हो रहा है। ऑर्डर कितनी हो गई? 3। तो पावर भी इसी की देखेंगे कितनी है? 1। तो आप लोगों के सामने आया कि जो डिग्री और वो जो ऑर्डर है वो ज्ञात किया आप लोगों ने। एक और सवाल मैं ले लेता हूं आप लोगों के सामने। आपको पूरे सवाल नहीं करने, ध्यान रखना। d/y/dx² बेसिक चल रहा है ये, जो आपको काम देगा 1 + dy/dx। ये आपको कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दे दी बच्चों। एक बात बताना आप लोग, इस अवकल समीकरण के अंदर सबसे पहले सरल कीजिए। तो दोनों पक्षों में क्या कर दिया? वर्ग करने पर। जैसे ही वर्ग किया तो d/y/dx² का होल स्क्वायर और यहां से हट गया ये काम हो गया क्लियर। सरल करते हैं। अब बताओ इसकी कोटि और घात कितनी होगी? तो इसकी कोटि तो हो गई कितनी, तो फिर इसकी घात कितनी है? वो भी 2। बात समझ में आ गई होगी मेरी, जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। ठीक है भाई। तो आप लोगों ने देखा कि किसी भी अवकल समीकरण की कोटि क्या होती है, घात क्या होती है। अब हम ये बात करेंगे यहाँ के बाद कि अवकल समीकरण के हल कितने प्रकार के होते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो पहले तो आप लोग इसको नोट कर लें। आप लोग 1-2 एग्जाम्पल नोट कर लो, जिससे आपको पता रहे किस तरह से अपन ने वो कोटि और घात ज्ञात किए। ज्यादा आप ज्ञात करना चाहते हो तो आप लोगों के पास बुक है, बुक में से क्वेश्चंस करते हो, ताकि आपको नहीं करने, केवल आपको क्या करना है, बेसिक तौर पे आप लोगों को समझना है चीजों। नोट करें। कर लिया नोट। अब हम नेक्स्ट चलते हैं इसकी ओर। हम चलते हैं अवकल समीकरण के हल। अवकल समीकरण के हल। सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। अवकल समीकरण के हल। देखो, अवकल समीकरण के जो हल होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं आपके यहाँ पर, अपन जो पढ़ेंगे। सबसे पहले ऐसे तो देखो यहाँ पर 4 प्रकार के दे रखे हैं आप लोगों को। हमें अभी जो समझना है ओनली, देखा जाए तो दो टाइप, मतलब 2 टाइप्स में भी अपना काम हो जाएगा, लेकिन उनको 3 तो कम से कम लिखने हैं। तो देखिए और समझिए। सबसे पहले कौन सा प्रकार का होता है? सबसे पहले अवकल समीकरण का जो हल होता है, वो पहला जो प्रकार है वो होता है व्यापक हल। क्या होता है? व्यापक हल, जिसे हम बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं बच्चों? जनरल सॉल्यूशन, व्यापक हल। क्या होता है व्यापक हल, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आप हेडिंग बनाओ, अवकल समीकरण के हल, और उसमें लिखिए व्यापक हल। ये सब हमने पहले पढ़ा हुआ है, लेकिन हम दोबारा रिपीट कर रहे हैं जिससे आप लोगों को समझ में आए। हेडिंग बना लो और लिखो व्यापक हल। जनरल सॉल्यूशन क्या होता है लिखो। किसी अवकल समीकरण का ऐसा हल, किसी अवकल समीकरण का ऐसा हल, किसी अवकल समीकरण का ऐसा हल किसी अवकल समीकरण का ऐसा हल जिसमें अवकल समीकरण की कोटि के बराबर, जिसमें अवकल समीकरण की कोटि के बराबर पेच अचर विद्यमान हो, जिसमें अवकल समीकरण की कोटि के बराबर पेच अचर विद्यमान हो, पेच अचर विद्यमान हो, व्यापक हल कहलाता है।
स्वेच्छ अचर विद्यमान हो, व्यापक हल कहलाता है, व्यापक हल कहलाता है। हेडिंग बना लिया आप लोगों ने, मतलब लिख लिया। मतलब समझो, जितनी कोटि अवकल समीकरण की है ना, उतने ही उसमें क्या होंगे, स्वेच्छ अचर होंगे। जैसे कैसे, एक जनरल इक्वेशन लेता हूं मैं एग्जांपल के तौर पे, d2y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू 0, कोई इक्वेशन है आपकी। इसका जो सॉल्यूशन निकालता हूं तो वह आता है y बराबर mx प्लस। आप बताओ इसमें स्वेच्छ अचरों की संख्या कितनी है? तो है कि नहीं है ना, m और c। कोटि कितनी है इसकी, 2। तो मतलब जितनी कोटि की अवकल समीकरण होती है ना, यदि उतने ही स्वेच्छ अचर उसके अंदर विद्यमान है, तो वो क्या, कौन सी इक्वेशन होती है आपकी, वो कौन सा हल होता है इस अवकल समीकरण का? ये हल कौन सा है, व्यापक हल, जिसे हम जनरल सॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई, बताओ भाई, क्लियर है ना? तो ये बात आप लोग क्लियर कर लीजिए। एक छोटा सा एग्जांपल लिख लो, ये बता रहे हैं अपन को, ठीक है ना, सरल रेखा की इक्वेशन है ना, ये लिख लो, देख लो, टेंशन फ्री होकर के बस पढ़ना है आप लोगों को, कोशिश यही करनी है। जो भी आपके परिचित है या आपके साथी हैं उनसे बोलें, पढ़ें और कंटिन्यू बने रहें, ठीक है भाई। कोर्स पर भी ऑफर चल रहा है तो उसके अकॉर्डिंग आप उसको ज्वाइन कर लें, बाद में फिर रेट वगैरह बढ़ जाए तो फिर दिक्कत आएगी आप लोगों को, इसलिए बोल रहा हूँ। ओके, अब सुनिए, यदि मैं यहां पर क्या करता हूं, यदि मैं m बराबर यहां पर 1 पुट कर दूं, c बराबर 2 पुट कर दूं, तो y बराबर x प्लस के 2 प्राप्त होता है। मतलब सुनिए ध्यान से, यदि किसी अवकल समीकरण के व्यापक हल में विशिष्ट मान देने पर जो सॉल्यूशन प्राप्त होता है, वो ही कौन सा होता है, आपका विशिष्ट सॉल्यूशन। अर्थात सेकंड जो है प्रकार आपका आता है, वो आता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। लिखें इसे, हिंदी में लिखो भाई बच्चों, विशिष्ट हल। अब एक बात बताओ, आपका व्यापक हल था ये, इसके अंदर m बराबर और c बराबर आपने पुट कर दिया। अब पुट करने से क्या हुआ, जो मान आपके पास मौजूद आया उसका जो सॉल्यूशन आया वो आया y बराबर x प्लस 2। तो y बराबर x प्लस 2 इसका क्या हो गया, पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो गया, अर्थात विशिष्ट हल हो गया। तो आप लोग क्या करोगे, लिखो पर्टिकुलर सॉल्यूशन, विशिष्ट हल, नोट करें, लिखिए बच्चों। किसी भी अवकल समीकरण के, किसी भी अवकल समीकरण के व्यापक हल में उपस्थित, किसी भी अवकल समीकरण के व्यापक हल में उपस्थित, व्यापक हल में उपस्थित, व्यापक हल में उपस्थित स्वेच्छ अचरों को, स्वेच्छ अचरों को विशिष्ट मान देने पर, स्वेच्छ अचरों को विशिष्ट मान देने पर, विशिष्ट मान देने पर जो हल प्राप्त होता है वह विशिष्ट हल कहलाता है। अचरों को विशिष्ट मान देने पर जो हल प्राप्त होता है उसे विशिष्ट हल कहते हैं। क्लियर है बिल्कुल? अब आप बच्चों यहां पर ध्यान दो कि इसका एग्जाम्पल इसी को बढ़ा लो आगे, y बराबर, इस इक्वेशन का y बराबर mx प्लस c तो क्या है, जनरल सॉल्यूशन। अब इन स्वेच्छ अचरों को हमने क्या दे दिया, विशिष्ट मान, तो क्या बन गया, y बराबर x प्लस 2। ये कौन सा सॉल्यूशन हो गया, पर्टिकुलर सॉल्यूशन, विशिष्ट हल हो गया। ठीक है भाई, नोट कर लो फटाफट इसको, फिर आगे बढ़ेंगे। और आज की क्लास में बेसिक बातें मैं पूरी बता रहा हूं, तो आप लोगों को पता होना चाहिए और समझना है आप लोगों को। अब मैं कुछ डेफिनेशन बता रहा हूं, के अकॉर्डिंग आप लोग लिखोगे, ज्यादातर तो ये दो ही हल काम आएंगे अपने। हाँ भाई,
अगला जो सॉल्यूशन होता है बच्चों तीसरे नंबर पर वो आता है सिंगुलर सॉल्यूशन अर्थात विचित्र हल। तीसरे नंबर पे आप लिखोगे सिंगुलर सॉल्यूशन, जिसे हम बोलेंगे क्या, विचित्र हल। एक परिभाषा लिख लो बस केवल आप लोग, ठीक है, लिखिए। किसी अवकल समीकरण का वह हल, किसी अवकल समीकरण का वह हल जो व्यापक हल में स्वेच्छ अचरों को, किसी अवकल समीकरण का वह हल जो व्यापक हल में स्वेच्छ अचरों को विशिष्ट मान देने पर भी, विशिष्ट मान देने पर भी प्राप्त न हो, विचित्र हल कहलाता है, विचित्र हल कहलाता है। ठीक है भाई, ऐसे इसका आप जानते हो प्रारंभिक मान समस्या भी होता है, लेकिन अपन को तो केवल ये तीन बातें ही ध्यान रखनी है। ठीक है भाई, तो आज की क्लास में यहीं पर कंप्लीट कर रहा हूं। ध्यान रखें, आज के क्लास में जो जो हमने सीखा है उसे आप नोट डाउन करोगे, साथ में आप उसको तैयार भी करोगे कि हमने ये होती है डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, ये सॉल्यूशन है, कितने टाइप्स का होता है, कितने टाइप्स की डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, ये सारी बातें आप लोगों के सामने क्लियर होनी चाहिए। तो आप लोग इस बेसिक इंफॉर्मेशन को आप क्या करोगे, लिखोगे और साथ में पढ़ोगे। नेक्स्ट क्लास में हम आगे बढ़ेंगे और हमारी यूनिट की ओर बढ़ चलेंगे अपन, ठीक है। और हम जो स्टार्ट करेंगे सबसे पहले यहाँ पर थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तो थर्ड चैप्टर आपको ढंग से ध्यान से समझना है और पढ़ना है। ठीक है भाई, थैंक यू आज के लिए। कल अपन चलते हैं आगे नेक्स्ट क्लास में, और जिन बच्चों ने कोर्स परचेज नहीं किया है वो कर लें, क्योंकि कारण क्या है कि उस पर अभी ऑफर दे रखा है, बाद में दिक्कत आएगी, तो आप लोग वो चीज भी कंप्लीट कर लें और ये आपका कंटिन्यू पढ़ते रहें, तो जिससे आप लोगों को पढ़ाई में दिक्कत ना आए। ठीक है भाई, थैंक यू।